फ्रांस में पीएम मोदी का जबरदस्त स्वागत हुआ है। सबसे पहले वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। पीएम को एयरपोर्ट पर दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। पेरिस में भारतीय समुदाय के लोगों से भी पीएम मोदी ने मुलाकात की है। सबसे पहले यह तस्वीर देखिए, जब एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उतरे और उनका स्वागत किया गया, वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई। और यह देखिए किस तरह से प्रवासी भारतीय वहां पर भारी संख्या में मौजूद थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखते ही इनका जोश चरम पर पहुंच गया। तस्वीरें आपके सामने हैं। पीएम मोदी उनके पास रुके, मुलाकात की। राष्ट्रपति मैक्रों ने प्रधानमंत्री मोदी को डिनर दिया। मैक्रों ने खुद पीएम मोदी की अगवानी की। और पीएम मोदी के फ्रांस दौरे को लेकर प्रवासी भारतीयों में गजब का उत्साह देखने को मिला। प्रवासी भारतीयों ने कहा कि पीएम मोदी ने दुनिया में भारत को नई पहचान दिलाई है। हमारे मोदी जी आए, भारत माता की जय, भारत माता की जय। बहुत अच्छा लगा, हमने उनसे हाथ मिलाया, हमें इतना अपनापन लगा उनके साथ कि उन्होंने खुद से हमसे हाथ मिलाया, केमचो बोला, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। मोमेंट फ्रीज हो गया, उनसे हाथ मिला के। बारिश भी हो रहा था, नमस्कार कहा, शुक्रिया कहा, सब कुछ। मोदी अमारू मान छे, एनु अभिमान छे, मोदी अमारू मान छे, एनु अभिमान छे, मोदी अमारी शान छे, एनु अभिमान छे। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। अरे मैंने तो आशीर्वाद लिया, आज मेरा जन्मदिन है और आज बहुत बड़ा दिन है मेरे लिए। मैंने आशीर्वाद लिया, उन्हें सर पे हाथ रखा और सबसे हाथ मिलाया मोदी जी ने। हमें दाऊदी बोरा कम्युनिटी घना खुश है, मोदी जी सब आया है, घना खुश है। हमें Being a Delhi girl, I'm so excited, I'm so happy। मोदी जी दिल्ली में भी जीते हैं। I'm proud to say that कि मैं दिल्ली से हूँ और अभी भी मैंने उनसे 2 बार हैंडशेक किया। Congratulate him because the way he's brought the image of India in the international level. So we did congratulate him and it was an honor to shake hands with him. This is the 6th time Modi ji is coming to Paris. So how many times he is coming to Paris? The energy is being multiplied and multiplied. Never the energy goes down when Modi is in France. So we are very happy for it. तो जाहिर है ये बड़ा मौका है प्रवासी भारतीयों के लिए जो सालों से फ्रांस में बसे हुए हैं। भारतीय प्रधानमंत्री का वहां पर पहुंचना, भारत की जमीन से ये जुड़ाव देखते ही बनता है। प्रवासी भारतीयों ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी धर्मों को साथ लेकर चलने में विश्वास करते हैं। हम बहुत खुश हैं, मोदी जी हमारे देश में आए इधर। हाँ जी, हमने हाथ मिलाया, हम बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। मैंने उनसे बात की है कि देश के ये पहले प्राइम मिनिस्टर हैं जो सब धर्मों की बात करते हैं, सिख गुरुओं के जन्मदिन मनाते हैं, साहिबजादों के जन्मदिन मनाते हैं और सबको साथ लेके चलते हैं। सबका साथ, सबका विकास। ये पहले प्रधानमंत्री है जो सबके धर्मों के लिए बात करते हैं। और देखिए फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने पीएम मोदी को दोस्त कहा है और पेरिस में आपका स्वागत है मेरे दोस्त, ये कहा मैक्रों ने। पीएम मोदी के स्वागत का वीडियो भी शेयर किया मैक्रों ने, वो तस्वीरें भी सामने आई। ये देखिए ये वीडियो जब मैक्रों ने स्वागत किया और साथ ही इसको लेकर पोस्ट भी किया, इस वीडियो को शेयर किया, साथ ही संदेश दिया कि आपका स्वागत है मेरे दोस्त। वो तस्वीर, वो वीडियो जो खुद मैक्रों ने शेयर किया है, साझा किया है मीडिया के साथ, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खुद स्वागत करने वो पहुंचे थे। फ्रांस के राष्ट्रपति बाकायदा पीएम मोदी को डिनर वेन्यू पर लेकर गए, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और इस दौरान अमेरिका के उपराष्ट्रपति से भी पीएम मोदी ने मुलाकात की। Welcome, Mr. Vice President. How are you? Thank you so much. It's a beautiful place. Thank you. Thank you for being here. It's great to be here. Come, somebody wants to. Congratulations. Thank you so much. It's so nice to see you. Great victory. Yes. और देखिए फ्रांस पहुंचकर पीएम मोदी ने कहा कि पेरिस में एक यादगार स्वागत हुआ। ठंड के मौसम के बावजूद भारतीय समुदाय ने आज शाम अपना स्नेह दिखाया। हम अपने प्रवासी समुदाय के प्रति आभारी हैं, प्रवासी भारतीयों के प्रति आभारी हैं, ये कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल के कार्यक्रम के बाद।
फ्रांस में पीएम मोदी का कार्यक्रम क्या है, आइए उसकी पूरी डिटेल आपके सामने रखते हैं कि आज क्या क्या होने जा रहा है, क्या अहम कार्यक्रम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। ये देखिए एआई, जिसका शुरुआत में हमने जिक्र किया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन सम्मेलन है दोपहर 2:25 पर, और एआई सम्मेलन की सह अध्यक्षता करेंगे भारतीय प्रधानमंत्री। भारतीय समय के मुताबिक जो प्रधानमंत्री का पूरा कार्यक्रम है उसका ब्यौरा हम आपके सामने रख रहे हैं। सीईओ से मुलाकात करेंगे रात 10:20 पर। बड़ी कंपनियों के सीईओ के साथ बैठक करना है पीएम मोदी को। रात 11:30 बजे भारतीय वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन भी करने वाले हैं। मार्सिले की यात्रा, मार्सिले में ही इसका उद्घाटन होने वाला है। रात 1:20 पर मोदी मैक्रो की वार्ता होगी। राष्ट्रपति मैक्रो के साथ द्विपक्षीय बातचीत, ये भारतीय समय अनुसार प्रधानमंत्री का कार्यक्रम हम बता रहे हैं। बिल्कुल, और इसके अलावा मजारग्यूज वॉर मेमोरियल का भी वो दौरा करेंगे। वर्ल्ड वॉर में मारे गए भारतीय सैनिकों को पीएम मोदी वहां पहुंचकर श्रद्धांजलि देंगे, श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। हमारे साथ इस वक्त कई खास मेहमान मौजूद हैं, आइए बिना वक्त गंवाए आपको उनके पास लिए चलते हैं। मेजर जनरल वीके दत्ता साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, सुशील कुमार सिंघल जी हमारे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर एम्बेसडर एवीएम ओपी तिवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं, और हमारे सहयोगी सुमित चौधरी भी हमारे साथ मौजूद हैं। सुमित, सबसे पहले आप जल्दी से एक ब्यौरा दे दीजिए। पूरा कार्यक्रम हमने प्रधानमंत्री मोदी का बताया है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति मैक्रो के बीच ये जो केमिस्ट्री नजर आ रही है, ये जो दोस्ती नजर आ रही है, इसकी बुनियादें और कितनी गहरी होती हुई हमें इस दौरे में नजर आने वाली हैं, और उसका क्या आउटकम निकल सकता है? देखिए समीर, आज के टाइम में फ्रांस एक भारत का उन चुनिंदा देशों में है जो एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पे जाना था, लेकिन अब स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जमीनी तौर पर आप कह सकते हैं कि आप डिफेंस सेक्टर तक सीमित नहीं रह गई है कि आप हथियार ले लीजिए, आप एयरक्राफ्ट ले लीजिए, आप ये ले लीजिए। अब चीज़ें आगे बढ़ गई हैं, और अब चीज़ें पहुंच गई हैं आपकी टेक्नोलॉजीज पर, आपकी गवर्नेंस पर, आपकी एआई के ऊपर। तो निश्चित तौर पर भारत और फ्रांस की ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अब एआई यानी इंटेलिजेंस के ऊपर जाएगी, अब लगातार टेक्नोलॉजी पर जाएगी, और ये भी होगा कि भारत और फ्रांस मिलकर जिस इकोनॉमिक कॉरिडोर, मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर की हम बात करते हैं, उसमें साझा तौर पर किस तरीके से काम कर सकते हैं। और यही वजह है कि इन सभी पहलुओं को, इन सभी चीज़ों को, बिंदुओं को पर बातचीत की जाएगी। क्या इसमें आगे टेक अवे होगा, क्या इसमें आगे कंसोलिडेट डिसीजंस लिए जाएंगे, इसके ऊपर बातचीत होगी। और यही वजह है कि ये मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ना सिर्फ आप कह सकते हैं एआई को लेकर, बल्कि आगे वाले वक्त में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेकर कि फ्रांस भारत को क्या टेक्नोलॉजी दे सकता है, इसको लेकर भी चर्चा की जाएगी। बिल्कुल, ये सारी चीजें होने वाली हैं, और हमारी नजर भी बनी हुई है कि भारत और फ्रांस के बीच किन मुद्दों पर बातचीत होती है, साझेदारी आगे बढ़ती है। और देखिए, पेरिस में आज एआई समिट में शामिल होंगे प्रधानमंत्री मोदी, जो कि सबसे बड़ी खबर है, और एआई समिट की सह अध्यक्षता करेंगे पीएम मोदी। एआई समिट में दुनिया के कई देशों के नेता शामिल होने वाले हैं। तो देखिए, बदलती टेक्नोलॉजी और उसके साथ ही पूरी दुनिया का बदलता स्वरूप, जो ये एआई समिट है, वो इसी को रिफ्लेक्ट कर रहा है कि दुनिया की बड़ी शक्तियां इस एआई समिट में हिस्सा ले रही हैं, और सबसे बड़ी बात भारत के लिए कि भारत इसकी सह अध्यक्षता कर रहा है। और एआई समिट का एजेंडा क्या है, आइए आपको जल्दी से यह बता देते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भविष्य पर चर्चा होगी, एआई का आने वाले वक्त में फ्यूचर क्या रहने वाला है, इस पर चर्चा होगी। एआई के जोखिमों, साइबर सुरक्षा की चुनौतियों पर भी चर्चा की जाएगी, जो कि बहुत जरूरी है। एआई संचालित नौकरियों, निवेश की संभावनाओं पर भी रहेगा फोकस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नैतिक दायित्वों और इसके इंपैक्ट पर भी चर्चा होगी। इसके अलावा एआई के उपयोग के लिए नियम और नीतियां भी बनाई जाएंगी। तो इस लिहाज से ये मीटिंग, ये सम्मेलन बहुत महत्वपूर्ण है। रवि, बिल्कुल, और देखिए सम्मेलन में कौन कौन है इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, बड़ा प्लेटफॉर्म है, पूरी दुनिया के निगाहें हैं इस पर। तो एआई सम्मेलन में कौन कौन शामिल है, देखिए इमैनुअल मैक्रों राष्ट्रपति फ्रांस के मेजबान के तौर पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत इसमें सह अध्यक्षता कर रहा है। जेडी वेंस उपराष्ट्रपति अमेरिका के, वहां पर सरकार बदली और उसके बाद कह सकते हैं कि एक महत्वपूर्ण बैठक है। और झांग गुओकिंग जो कि उपराष्ट्रपति हैं चीन के, ये देखिए दुनिया के ताकतवर देश और वो इसमें हो रहे हैं शामिल। बिल्कुल, ओलाफ शोल्ज होंगे, जर्मन चांसलर, उर्सुला वॉन डेर लेयन अध्यक्ष हैं यूरोपीय आयोग की, यूरोपियन कमीशन की, वो साथ होंगी। सैम ऑल्टमैन होंगे, सीईओ हैं ओपन एआई के।
इसके अलावा सुंदर पिचाई होंगे सीईओ गूगल के। तो ये तमाम बड़ी हस्तियां एआई से जुड़ी हुई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया के बड़े नाम इसमें होंगे सम्मिलित। बिल्कुल दुनिया की नजरें हैं इस एआई सम्मेलन को लेकर। दत्ता सर, सवाल यहां पर यही उठता है कि इस एआई सम्मेलन का आउटकम क्या हो सकता है आपकी नजर में। और फ्रांस की बात करें तो फ्रांस के का एक रेफरेंस पॉइंट यह भी है कि रूस के बाद भारत का सबसे बड़ा वो मिलिट्री ट्रेड पार्टनर है। तो ऐसे में एआई का बदलता स्वरूप, दुनिया में स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप और भारत की वहां पर मौजूदगी, कैसे इसको रेखांकित करेंगे, कैसे अंडरलाइन करेंगे? देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जहाँ तक भारत और फ्रांस का ताल्लुक है, हमारा बहुत पुराने संबंध हैं और बल्कि हम 25 साल हमारे जो कॉपरेशन के हैं 2047 में हम उसको सेलिब्रेट करेंगे। और इस जर्नी के दौरान चाहे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर रहा हो, सेकंड वर्ल्ड वॉर रहा हो, भारतीय सैनिकों ने जो यूरोप में और उस समय जो जंग चल रही थी वहाँ पे जर्मनी और मुल्कों के बीच भारत का बहुत बड़ा योगदान था। अभी फ्रांस और भारत का जो रिश्ता है, हमारा जो स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप है, डिफेंस कोऑपरेशन है, फ्रांस हमारा एक बहुत रिलायबल पार्टनर है। उसने कभी भी किसी इंटरनेशनल प्रेशर के चलते भारत के ऊपर कोई सैंक्शन नहीं लगाई और जब भी भारत को मदद चाहिए हो उसने दी। और आगे चल के जो पिछला ट्रैक रिकॉर्ड है और उसी ट्रैक रिकॉर्ड के माध्यम से जो हमारा डिफेंस कोऑपरेशन था रूस के साथ में बहुत बड़ा था। उसके बाद में जो हमारा रेशो है चंद कारणों से अभी फ्रांस के साथ, रूस के साथ, उसके साथ साथ हमारा अमेरिका के साथ, तो हमने उसको क्या किया, उसको स्प्रेड किया बेस को। तो अभी जो एआई का समिट चल रहा है, 2023 में ये यूके में हुआ था, 2024 में साउथ कोरिया में हुआ था और आज ये फ्रांस में हो रहा है जहाँ भारत के प्रधानमंत्री को चेयर हैं एआई समिट में। अभी इस दौरान जो एथिकल यूज़ ऑफ एआई, इसका इकोनॉमिक यूज़, इसका मिस यूज़ ना हो, ये किस प्रकार इकॉनमी को इफ़ेक्ट करेगा, किस प्रकार आपकी प्राइवेसी को इफ़ेक्ट करेगा, किस प्रकार ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कोई गलत हाथों में ना चला जाए, इन सारे मुद्दों को लेके ये चर्चा होगी। और आगे चल के इसका फ्यूचर यूज़, ताकि मैनकाइंड का भला हो, मैनकाइंड का नुकसान ना हो, ये सारे मुद्दों के ऊपर ये चर्चा होगी और आगे चल के जो फैसला निकलेगा। और बिल्कुल सही बात आपने कही दत्ता जी। और जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं कि एआई के क्षेत्र में जो जोखिम है उनसे कैसे निपटा जाए, और इस मसले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो शुरुआती बड़े नेताओं की अगर कतार देखी जाए तो उसमें सबसे पहले खड़े नजर आते हैं जो इन जोखिमों का जिक्र करते हैं और कहते हैं कि इस पर रोक लगाने की भी जरूरत है। मतलब ये एक बड़ा चैलेंज है, वो ये मानते हैं। लेकिन हमारे साथ तिवारी जी भी मौजूद हैं। तिवारी जी, ये बताइए, हाल ही में हमने देखा डीप सीक के तौर पर चाइना ने एआई के क्षेत्र में एक बड़ी चुनौती पेश की, जिसने ओपन एआई हो या फिर गूगल का जेमिनाई हो, सबको त्रस्त कर दिया, परेशान कर दिया कि ये क्या हो गया, ये तो नेक्स्ट लेवल पर चले गए। तो आने वाले वक्त में भारत की एआई के क्षेत्र में भूमिका क्या होगी? कैसे हम एआई के क्षेत्र में फ्यूचर के में बॉस बन सकते हैं? एआई के क्षेत्र में क्या हो सकता है इस सम्मेलन में आपके मुताबिक? देखिए, चाइना ने जो किया है, अब इस सम्मेलन के जो भी प्रभाव, जो भी आउटकम निकलेंगे, चाइना कितना उसको मानेगा ये तो भविष्य में हम बता सकते हैं। लेकिन जहाँ पर ये जो कोशिश हो रही है, जैसे दत्ता साहब बता दें, 23 में यूके में, 24 में कोरिया में और अभी फ्रांस में हो रहा, ये सब चीज़ें पहले से एंटिसिपेट की जा चुकी है कि ये प्रॉब्लम, समस्या आ सकती है, इसको हम एड्रेस करना जरूरी है। इसमें जिस तरीके से इन्होंने सारे कंट्रीज को इन्वॉल्व किया, यूएसए, चाइना, जर्मनी, यूरोपियन यूनियन, लेकिन को चेयरिंग जो थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थी, मोदी जी को बुलाया। इसका मतलब इंडिया को थोड़ी इंपॉर्टेंस दी गई है, बिकॉज इंडिया इज अ मोस्ट रिलायबल पार्टनर है और जो भी कहता है वो करता है। रिलायबिलिटी फैक्टर वो है कि जो भी होगा। तो इसमें सबसे बड़ी समस्या ये कि देखिए, ये ग्रोइंग है। अब इंडिया का जब मेन कंसर्न है कि हमें ये गैप को ब्रिज करना है, बिकॉज इस एआई से काफ़ी डेवलप कंट्री तो आगे बढ़ जाएंगी और ग्लोबल साउथ और जो छोटी डेवलपिंग कंट्रीज है उनको नुकसान होता है। तो इनको कंट्रोल देखने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाना पड़ेगा। इट हैज़ टू बी इंक्लूसिव। उनका ध्यान होगा कि इंक्लूसिव होगा और सबको एक्सेसिबल हो और सबको फायदा हो सके। और रिस्क फैक्टर की जहाँ तक बात है, आप पहले एड्रेस कर चुके हैं, वो नहीं कहूँगा, लेकिन जो एआई का गवर्नेंस होगा और कैसे कितना आगे बढ़ेगा, ये सब बहुत बड़ा एक क्वेश्चन, मतलब ये सब एक फील्ड है जहाँ करना पड़ेगा। और ये जो इमर्जिंग फील्ड है टेक्नोलॉजी, इसमें तो भी बहुत आगे बढ़ना है
और किस फील्ड में काम करना है, कैसे मारना है, एक इसका दिशा एक स्टैब्लिश करना है, उस दिशा में काम करना है ताकि आगे बढ़े। AI इज ए वेरी ब्रॉड स्पेक्ट्रम टर्म है, इसको सबको जानकारी होनी चाहिए और किस तरीके से हमें कहाँ यूटिलाइज करना उस तरीके से करना पड़ेगा। ये AI डेवलपमेंट किसी के लिए थ्रेट नहीं होना चाहिए, किसी के लिए एडवांटेज नहीं होना चाहिए, इसे इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, सबको बराबर मिलना चाहिए। बिल्कुल, जैसा आपने कहा कि AI अपने आप में एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, तो ऐसे में इसके फायदे, नुकसान और खासकर बड़े मुल्कों के आपसी संबंध क्या इससे प्रभावित होंगे, उसके बारे में इस पर चर्चा होने वाली है। अब देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इन देशों के साथ साथ भारत के लिए AI कितना अहम है, इसको भी समझना जरूरी होगा। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन पहले ग्लोबल लीडर्स में से एक हैं जिन्होंने AI टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल, इसके दुष्प्रभाव और इसके फायदे के बारे में दुनिया को, देश को आगाह किया था। डीप फेक पर प्रधानमंत्री का वो डायरेक्ट स्टेटमेंट भी आपको याद होगा। तो कई सारी चीजें हैं, लेकिन समझना होगा कि AI समिट किस तरह से भारत के लिए अहम है, इसको भी देखने की कोशिश करते हैं। देखिए, AI का सुपर बॉस क्या बनेगा इंडिया। AI समिट भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। AI टेक्नोलॉजी में भारत की ग्रोथ बढ़ेगी, AI क्षेत्र में भारत में नए अवसर बढ़ेंगे, कई बड़ी विदेशी कंपनियां भारत आएंगी और AI पर भारत 2027 तक 44,000 करोड़ खर्च करेगा। 2027 तक 1.2 लाख नई नौकरियों के मौके भी AI की वजह से बनेंगे। तो ये सारी चीजें हैं जो भारत के फेवर में नजर आ रही हैं। बिल्कुल, और देखिए आज की तारीख में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में टॉप 5 कंट्रीज जो हैं वो कौन कौन से हैं, आइए आपको बताते हैं। पहले नंबर पर जाहिर है अमेरिका है, दूसरे नंबर पर चाइना है, चीन। लेकिन डीप सीक टेक्नोलॉजी के आने के बाद कहीं ना कहीं अमेरिकी जो AI का पूरा क्षेत्र है उसको एक बड़ी चुनौती मिली है। तीसरा नंबर है ब्रिटेन का, चौथा नंबर है भारत का और पांचवा नंबर है UAE का। यानी भारत AI के क्षेत्र में अभी चौथे नंबर पर मौजूद है। और देखिए, इस बीच आज PM मोदी और मैक्रो में होगी द्विपक्षीय वार्ता। फ्रांस के साथ डिफेंस की कई डील संभव हैं। नेवी के लिए राफेल M डील पर भी मोहर लग सकती है। इसके अलावा स्कॉर्पियन पनडुब्बी की डील पर अंतिम फैसला मुमकिन है। तो देखिए, ये अहम जानकारी आपको दे दें, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मैक्रो के बीच बहुत अहम मुलाकात होने वाली है। भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय वार्ता होगी। फ्रांस के साथ डिफेंस की कई डील्स मुमकिन है और इसमें सबसे ऊपर नाम लिया जा रहा है नेवी के लिए राफेल M डील का, जिस पर मोहर लग सकती है। और सिंगल सर, सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो भारत और फ्रांस के कॉन्टेक्स्ट में इस पूरी मीट को देखा जा रहा है, इसका सबसे बड़ा एज इस वक्त आप भारत के लिए क्या देखते हैं, तब जबकि यूरोप में फ्रांस भी उलझा हुआ है कई सारी समस्याओं में। जो एक डिफेंस पार्टनरशिप है उसकी पूरी डेफिनेशन दुनिया में बदल रही है। तो भारत इससे कहां क्या गेन करके आने वाला है या आ सकता है, आप इसे कैसे देख रहे हैं? अमित, बात यह है कि जैसा भी कहा भी गया कि भारत और फ्रांस के जो संबंध हैं बहुत प्रगाढ़ हैं। और मैं याद दिला दूं कि जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अब जब भी कॉमन वर्ड हो गया है, सबसे पहले हमने फ्रांस के साथ में किया था। फर्स्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर था फ्रांस। और जब से मोदी जी आए हैं और प्रेसिडेंट मैक्रो, उनकी जो पर्सनल केमिस्ट्री है उसने भारत और फ्रांस के जो रिलेशंस हैं उनको नए आयाम पर पहुंचा दिया है। जैसा कि अब जैसे AI समिट के लिए प्रधानमंत्री गए हैं, जो कि मल्टीलैटरल इवेंट है, लेकिन उसमें उन्होंने बायलैटरल कंपोनेंट भी रखा है और उसके लिए स्पेशली वो मर्सल जा रहे हैं, जहाँ पे वो साथ में मिलकर के इनॉग्रेट करेंगे कॉन्सुलेट का। और जो कॉमनवेल्थ जो वहाँ इंडियन जो सिपाही हैं जिनकी वहाँ बनी हुई है यादगार, उस पर जो है जाके वो श्रद्धांजलि देंगे। और बायलैटरल मीटिंग भी वो मर्सल में कर रहे हैं। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि प्लस अभी जैसे हम बात कर रहे हैं कि जो ये राफेल मैरीन के लिए बात हो रही है। और जहाँ तक सुनने में आ रहा है कि शायद अगली AI समिट इंडिया में होगी, जो कि नवंबर या मार्च में प्लान किया जा रहा है। तो AI में इंडिया के लिए जैसा भी आपने बताया कि बहुत स्कोप है। और ये पहली टेक्नोलॉजी अब मैं कहूँगा जिसमें भारत शुरू से ही इसमें शामिल है। और ताकि जो उसके जो रेगुलेशंस बनेंगे जी, वो ग्लोबल साउथ की जो आवश्यकता है
उसको ध्यान में रख के बनाए जाएंगे। भारत ये इंश्योर करेगा। तो जो भारत का जो ग्लोबल साउथ की लीडरशिप है उसका भी बहुत बड़ा इसमें रोल आने वाला है, और भारत की जो इंडस्ट्री है उसको इसका AI का बहुत बड़ा फ़ायदा होगा आने वाले वक्त में, क्योंकि भारत जैसा आपने कहा कि चौथे नंबर पे है, और चाइना तो खैर सब उसके बारे में जानते ही हैं कि उसके बारे में आरोप भी लग रहे हैं कि उन्होंने जो ये बढ़ावा लिया है वो गलत तरीके से लिया है। और जैसा कि अभी कहा गया कि चाइना पता नहीं रेगुलेशंस को मानेगा या नहीं मानेगा। तो भारत की लीडरशिप इस क्षेत्र में एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण आयाम होगा, जिसका बहुत फायदा होगा हमारे को, क्योंकि एक अपकमिंग इंडस्ट्री है, ये पूरा नया सेक्टर है, जो सारी नई जो खोज होंगी या जो जॉब है और जो ये इसमें जो रिसर्च होनी है उसमें एक बहुत बड़ा रोल इंडिया प्ले कर पाएगा, क्योंकि इंडिया अभी ऑलरेडी जो है इसके क्षेत्र में बहुत आगे है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और लेकिन दत्ता जी, यहां पर चीन के साथ किस तरह का सहयोग एक्सपेक्ट किया जा सकता है? यह सवाल इसलिए क्योंकि हाल ही में जब डीप सीक आया और चीन का ये AI जिस तरह से लॉन्च हुआ उसने पूरी दुनिया में तहलका मचाया, खास करके अमेरिका में इसका जबरदस्त प्रभाव देखने को मिला। ओपन AI और गूगल जेमिनाई को एक बड़ी चुनौती यह देता हुआ नजर आया। यानी टेक्नोलॉजी के मायने में आज की तारीख में चीन की जो ताकत है उसका अंदाजा तो इससे साफ साफ दुनिया को लग गया, लेकिन इसका कितना सहयोग बाकी मुल्कों को मिल पाएगा वाया चीन, क्या मानते हैं आप? एक्सपेक्टेशन की जानी चाहिए कुछ? देखिए, ऐसा है कि AI के जो बड़े मुद्दे हैं वो है एथिकल कंसर्न, इकोनॉमिक इम्पैक्ट, और इसका जो पोटेंशियल है इम्प्रूवमेंट ऑफ बिजनेस, और दूसरा क्या है आपकी प्राइवेसी, आपकी सिक्योरिटी, आपका जो एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैन पावर वर्सेस AI। तो ये जितने मुद्दे हैं जनरली ये देखा गया कि चाइना बहुत अनएथिकल तरीके से कार्रवाई करता है। नहीं सर, मैं टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की बात कर रहा था। हाँ, जो चीन ने कहीं ना कहीं साबित की डीप सीक को लॉन्च कर। मैं उसी पे आ रहा हूँ। तो ये जो मुद्दे हैं जो मेन वो हैं, जहाँ तक टेक्नोलॉजी का सवाल है, हाँ, चीन ने हमेशा कॉपी पेस्ट किया है। वो टेक्नोलॉजी को स्टील करता है और अपना एक नया वर्जन बना के पैदा कर देता है। जो चिप्स इस्तेमाल करेंगे AI के प्लेटफॉर्म पे, जो डीप सीक जो अभी चाइना ने बनाया है, वो भी अमेरिका के चिप्स हैं जो दाने बाएं से लेके इन्होंने उसको असेंबल कर दिया और अमेरिका को चैलेंज कर दिया, और बहुत ही सस्ते और बल्कि इन्होंने ऐप निकाल दी, आप भी डाउनलोड कर सकते हैं उसको। लेकिन इसका क्या है कि ये टेक्नोलॉजी, इसीलिए तो कहा जा रहा है ना, मतलब कि वो उसका नाम है ओपन AI, लेकिन ये चीन वाला जो है वो कहीं ज्यादा ओपन है। बिल्कुल। अभी ऐसा है कि अगर चीन से शायद पहली बार कोई ऐसी चीज निकली है जो इतनी ओपन है। अगर ये टेक्नोलॉजी गलत तरीके से इस्तेमाल होगी, इसका बहुत नुकसान भी हो सकता है। इसीलिए रेगुलेशन करना बहुत जरूरी है और इंटरनेशनल कम्युनिटी को चीन के ऊपर दबाव डालना पड़ेगा। सर, सबसे बड़ी चुनौती शायद इस फोरम में, इस मंच पर जो मौजूद देश हैं, जो बड़े देश हैं, उनके सामने भी यही है कि एक विरोधाभास भी है और साथ में एक कोऑपरेशन का एजेंडा भी है। ये कैसे बैलेंस होगा? और इस बीच देखिए, मोदी मैक्रो मुलाकात किस एजेंडे पर होगी बात, क्योंकि ये दो देश अगर आमने सामने हैं तो सिर्फ AI नहीं, और भी बहुत सारे विषय हैं जिन पर बातचीत होगी। क्या बड़े विषय होंगे, बिग बॉल के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं। 2047 विजन के लिए बातचीत होगी दोनों देशों के बीच, दोनों वैश्विक नेताओं के बीच। कई डिफेंस डील पर मुहर लग सकती है इस बातचीत के दौरान, जो कि एक एक्सपेक्टेड लाइन ऑफ टॉक है। बिल्कुल, और राफेल M डील पर सबकी निगाहें हैं। माना यह जा रहा है कि इस मुलाकात में अंतिम मुहर लग जाएगी इस डील पर। इसके अलावा स्कॉर्पियन पनडुब्बी डील भी फाइनल होगी। तो ये कुल मिलाकर अगर डिफेंस सेक्टर के एजेंडा की हम बात करें तो ये नजर आता है भारत फ्रांस के बीच कई बिजनेस डील भी इसके अलावा मुमकिन है मोदी मैक्रोन मुलाकात में। बिल्कुल, ये सारे जो विषय हैं, अगर इसको देखा जाए भारत और यूरोप के लिहाज से अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ी बात यह है कि बड़े देश, दुनिया के जो सबसे ताकतवर देश हैं, वो इस वक्त फ्रांस में मौजूद है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद हैं। ऐसे में जो वैश्विक परिदृश्य है, इस वक्त जो जियोपॉलिटिकल इश्यूज हैं और उनका इन देशों पर सीधा इंपैक्ट है, चाहे वो इकोनॉमिक आधार पर देखें, स्ट्रैटेजिक आधार पर देखें, तो उस पर भी जरूर चर्चा होगी। क्या उससे निकलेगा, इस पर नजर रहेगी। तो फ्रांस में क्या क्या करार मुमकिन है, सबसे पहले एक नजर इस पर डाल लेते हैं। क्या क्या डील हो सकती है? तो 26 राफेल M लड़ाकू विमान स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियों को लेकर यह डील हो सकती है, और स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स SMR, इस पर भी डील हो सकती है। एडवांस्ड
मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, इसको लेकर भी डील हो सकती है दोनों देशों के बीच। विमान के रखरखाव और मरम्मत और ओवरऑल इनको लेकर भी डील हो सकती है दोनों देशों के बीच में। जैसा कि बार बार ये कहा भी जा रहा था कि स्ट्रैटेजिक पार्टनर रहे हैं, लंबे समय से सहयोग रहा है। सुमित, सवाल यही है कि ये सारे आउटकम तो एक्सपेक्टेड है, अनएक्सपेक्टेड आउटकम क्या हो सकता है इस मीटिंग का? ये वो देश हैं जो इस वक्त अलग अलग दुनिया के हिस्सों में स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है, साथ बैठ रहे हैं। स्ट्रैटेजिक चाहे एआई, सभी विषयों पर बात होगी। अनएक्सपेक्टेड आउटकम क्या हो सकता है? देखिए समय आपने बिल्कुल ठीक कहा रवि कि सबसे इंपॉर्टेंट है ये वो एजेंडाज हैं, ये वो डील्स हैं जो लगातार पब्लिक फोरम में है, लेकिन हमेशा जब ऐसी मीटिंग होती है तो उसमें एक कदम आगे की स्ट्रैटेजीज पर डिस्कस किया जाता है। और वो स्ट्रैटेजीज हैं, भारत अपनी न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स को लेकर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। दो हमारे पास न्यूक्लियर सबमरीन, लेकिन न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स के ऊपर लगातार भारत बहुत पॉसिबिलिटीज को देख रहा है, उसमें फ्रांस कैसे कोलैबोरेट कर सकता है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट एजेंडा जो भारत का है वो है अंडर वाटर ड्रोन्स टेक्नोलॉजी पे काम करना। तीसरा सबसे बड़ा एजेंडा जो है वो है आपके जेट इंजन यानी फाइटर एयरक्राफ्ट के, एमका की हम बात करते हैं, लेकिन जो रिस्ट्रिक्शंस अमेरिका लगाता है, दूसरे देश लगाते हैं, वो फ्रांस नहीं लगाता। फ्रांस ने कहा कि हम 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे, विदाउट रिस्ट्रिक्शंस होगी, और हम आपको ये लेवरेज देंगे, ये हम आपको एडवांटेज देंगे कि आप किसी भी थर्ड वर्ल्ड कंट्री के अंदर ये सप्लाई कर सकते हैं प्रोडक्शन करने के बाद। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है आपके कई दूसरे और सबमरीन, आपने स्कॉर्पियन सबमरीन की बात की, लेकिन आने वाले वक्त में और चीजें पॉसिबिलिटीज के ऊपर काम करना भारत के डिफेंस सेक्टर को लेकर, ये फ्रांस का एक साझा आप कह सकते हैं कि एक योगदान होगा। इन्हीं पॉसिबिलिटीज पे बातचीत होगी आने वाले 5 साल में, 10 साल में भारत और फ्रांस आगे किन किन मुद्दों पे आगे बढ़ सकते हैं, इसको लेकर भी चर्चाएं की जाएंगी। बिल्कुल तिवारी जी, खास बात यह है कि एक तरफ भारत डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर होने की पूरी कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है और उस दिशा में हम बहुत आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जो दूसरे बड़े देश हैं उनसे हम टेक्नोलॉजिकल लेवल पर कोलैबोरेशन भी कर रहे हैं और उस टेक्नोलॉजी की कहीं ना कहीं हमारे डिफेंस सेक्टर को मदद भी मिल रही है। ऐसे में भारत और फ्रांस की यह पार्टनरशिप आपके हिसाब से आने वाले वक्त में क्या हमें दे सकती है? भारत को इससे क्या मिल सकता है? देखिए, एक फ्रांस बहुत ही रिलायबल पार्टनर है। जब भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर आजकल की आवश्यकता बन गई है, बिकॉज इंडिया डजंट हैव टू री इन्वेंट द व्हील। तो बाकी देश जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करते हैं वो खाली ब्लूप्रिंट हैंडओवर कर देते हैं, जबकि फ्रांस के साथ नहीं है। फ्रांस हमारे इंजीनियर्स को ले जाकर ट्रेन भी करता है, फिर कहता है कि आप अपना टेक्नोलॉजी हम जो दे रहे हैं उसका यूटिलाइज करो। इसमें इस एस्पेक्ट में पाकिस्तान का भारत का संबंध बहुत तगड़ा है और पाकिस्तान इसमें ईमानदारी से भारत की हेल्प करता है। दूसरी एक और कोलैबोरेशन जो मेन है, भारत में भी फ्यूजन एनर्जी की अपने जो पावर की शॉर्टेज है उसको ओवर करने के लिए डेवलपमेंट करने की कोशिश कर रहा है। तो इसमें प्रधानमंत्री की एक विजिट भी होगी, जो इंटरनेशनल थर्मल न्यूक्लियर रिएक्टर है, एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर है, तो इसकी भी बहुत आवश्यकता है। हो सकता है ये भी एक हिडन एजेंडा, मतलब नहीं कहूँगा मैं, लेकिन आगे समय तक हमें भारत को बहुत आवश्यकता होगी कि हमें पेट्रोल और डीजल का खपत खत्म करने के लिए हमें न्यूक्लियर पावर पर भी डेवलप करके हम आगे बढ़ना पड़े। इसमें फ्रांस बहुत आगे है और इसकी भी ट्रांसफर हो सकती है। दूसरा, जैसे हम अपना जो तेजस के जहाँ एयरक्राफ्ट डेवलपमेंट में एयरक्राफ्ट इंजन के बारे में हम स्टक हो जा रहे हैं, हमारा प्रोजेक्ट 1 साल डिले हो गया है बिकॉज जो साउथ कोरिया पार्ट्स नहीं दे रहा अमेरिका को। अब ये जो डेवलपमेंट हो रहा है, हमारा कंबाइंड डेवलपमेंट जैसे सुमित बता रहे थे एरो इंजन का, वो बहुत महत्वपूर्ण होगा हमारे एरो इंडस्ट्री के लिए, HAL के लिए। जिस तरीके से रिलायबल इंजन अगर डेवलप कर लेते हैं तो हमें कोई रुकावट नहीं होगी, एक बहुत बड़ा प्रोड्यूसर बन जाएंगे और हम एक अपना एक्सपोर्ट भी कर सकेंगे। बिल्कुल सही बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए, इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो मोदी मैक्रो मुलाकात होने जा रही है और इस मुलाकात में कई डील, कई समझौतों पर मोहर लगने जा रही है, जिस पर हम कर रहे थे चर्चा।